देखो ये जो पहली खबर है, ये ज्ञान के लिए तो अच्छी, लेकिन एग्जाम के लिए काम की नहीं है। ये ज्ञान के लिए अच्छी, लेकिन एग्जाम के लिए काम की नहीं है। क्यों? पहले ये चीज जान ले कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जिस न्यूज से जिस भी न्यूज से किसी भी जिस भी न्यूज से सरकार की यानी गवर्नमेंट की बुराई हो, क्या हो, बुराई हो, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस न्यूज से इंडिया की बुराई हो, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बुराई मतलब अगर देश में 10 लोग रहते हैं और 10 में 6 लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो काम है ये सरकार ने गलत किया है, इसका मतलब वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? वो क्रिटिसिज्म वाली न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ना प्री ना मेंस ना इंटरव्यू में। ठीक है? तो इस न्यूज में कुछ ऐसा ही है, समझा मैं देता हूँ, लेकिन आप लोगों को भविष्य के लिए बता रहा हूँ कि जिस न्यूज से सरकार की बुराई हो रही है, जिस न्यूज से देश की बुराई हो रही है, जैसे मान लीजिए तालिबान में हमारे 200 नागरिक फंस गए हैं और सरकार अभी हाथ पैर मार रही कैसे उनको निकाले, तो ये न्यूज कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी कि भारत ने गलती की क्या अपने लोगों को वहां छोड़ के, भारत ने गलती की क्या एक हफ्ते पहले उनको निकाल लेता है, ये न्यूज कभी नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट की बुराई हो रही। ठीक है? तो इस न्यूज में चलते हैं। ये न्यूज ये कह रही है कि सरकार ने कुछ पीएसयूज मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी लोक सेवा उपक्रम, ऐसी सरकारी कंपनी जो काम कंपनी जैसे करती हैं लेकिन उसको बनाया सरकार ने है और सरकार उससे मुनाफा लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जो बिजली कंपनी जिसको बिजली कंपनी आप बोलते हैं, बिजली कंपनी, ये सरकारी कंपनी है। ये सरकारी कंपनी है, लेकिन शब्द क्या लगा है, कंपनी। इसका मतलब ये काम कंपनी जैसे कहती है, मतलब इसका काम किस बेस में है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन बनाई सरकार ने है। तो जब ये प्रॉफिट कमाती है तो सरकार को प्रॉफिट वापस देती है। तो ऐसी कंपनियां, ऐसी सरकारी उपक्रम जो कि सरकार ने उनको पैदा किया, सरकार ने बनाया, लेकिन वो काम कैसे कर रही है, एज अ कंपनी। और कंपनी मतलब वो उनका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, यानी वो इतना अच्छा काम करे कि वो प्रॉफिट कमाए, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को देती है, लाभ का कुछ हिस्सा वो सरकार को देती है हर साल मार्च में। इसको कहते हैं लाभांश, या इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। और ये किसको देती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को देती हैं डिविडेंड। तो ये पीएसयू जिसको कहते हैं सरकारी उपक्रम की कंपनियां, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बिजली कंपनी, तो सरकार ये जो पीएसयू है इनको बेच रही है। और आज से नहीं बेच रही, 16 साल पहले से बेच रही है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से तब से बेच रही है। इसको हम आम भाषा में कहते हैं निजीकरण। निजीकरण यानी ओएलएक्स पे बेच दे, ओएलएक्स पे बेच दे। यानी सरकार का कहना है कि भाई कुछ हमारी कंपनियां ऐसी जो घाटे में है, यानी कुछ कंपनियां घाटे में है, उनको क्यों हम पाले, जैसे एयर इंडिया। लेकिन कुछ कंपनी तो मुनाफे में भी है, बहुत मुनाफा कमाती है, जैसे सेल या जैसे ओएनजीसी। तो सरकार फायदे वाली कंपनी को भी बेच रही है, उसका कुछ हिस्सा बेच रही है कि भाई फायदे वाली कंपनी तो मार्केट में इसका ज्यादा रेट मिलेगा, और घाटे वाली कंपनी बेच रही है कि भाई इसको क्या करे पाल के, इसको बेच ही दो, ये तो घाटा करती है। यानी आम भाषा में उसको कहते हैं निजीकरण, यानी सरकार ने अपना जो स्टेक था, अपना जो हिस्सा था वो बेचा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक? तो इससे क्या हो रहा है, जब सरकार बेच रही, मान लो आप लोग जान ही रहे हैं कि बैंक बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं, वो बिक रहे हैं, अल्टीमेटली सरकार के पास पैसा नहीं, सरकार को पैसा चाहिए। तो सरकार दूसरा बात ये बोलती है कि भाई जो घाटे की कंपनियां हैं, अगर इनको हम प्राइवेट हाथों में बेच देंगे तो प्राइवेट इससे मुनाफा कमाएगा, यानी इसमें वर्क कल्चर अच्छा बनेगा, लोग यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट आएगा। ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है? जैसे मारुति के नाम लो, मारुति आज एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन कभी ये सरकारी हुआ करती थी, बाद में इसको बेच दिया गया, लेकिन आप देखिए कितना मुनाफा कमाती है मारुति। तो सरकार का ये भी कहना है कि भाई बहुत से ऐसे उपक्रम थे जिसको हमने बेचा, बाद में उतना धन कमा रहे हैं। लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या है, सरकार की एक तरह से बुराई होती है। 10 में से 6 आदमी से आप पूछोगे सरकार अच्छा कर रही है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं यार, बेचना नहीं चाहिए यार, कम से कम सरकार इनको सुधार क्यों नहीं सकती। ये तो वही बात हुई कि आपने, आपके पिताजी ने कार खरीदी थी बड़ी मुश्किल से, और आप उस कार को बेच रहे हैं पैसे की कमी की वजह से। अच्छी बात ये होती कि आप कार को बेच रहे होते और नई कार ला रहे होते, लेकिन आप नई कार नहीं ला रहे, आप उस कार को बेच रहे हैं क्योंकि उस पैसे से आप अपना काम करेंगे। तो इससे जनता में नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो इस तरह की न्यूज, निजीकरण किसका कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कभी एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये न्यूज ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपने समय में कुछ कंपनियां बेची थी। बेचने का मतलब ये नहीं कि जैसे जिसको हम सरकारी कंपनी कहते हैं, इसका मतलब अगर वो 100 रुपए की बनी है, वो कंपनी 100 रुपए में बनी है, तो उसमें 51 रुपए सरकार का है, यानी 51% सरकार का, मतलब वो सरकारी कंपनी है। ऐसा नहीं कि जब 100 के 100 रुपए सरकार लगाए तभी सरकारी होती है, 51% से अधिक भी लगाए तो भी सरकारी होती है। तो ये सरकार का शेयर होता है। जब सरकार अपना शेयर बेचती है, जैसे मान लो 51% किसी कंपनी में, सरकार ने बोला कि अब मैं अपने अपने में 25% शेयर बेची, इसका मतलब मैं इस कंपनी में सिर्फ 26% का हिस्सेदार रहूंगा।
तो ये 25% मान लो अंबानी खरीदता है, अंबानी, तो अंबानी इनको पैसा देगा सरकार को कि लो भैया हमने आपका ये हिस्सा खरीदा, ये पैसा लीजिए। इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का जो शाब्दिक अर्थ है वो निजीकरण। इसका मतलब ये जो सरकारी कंपनी जिसमें 51% सरकार का स्टेक था, अब सरकार का स्टेक सिर्फ 26% है। यानी अब सरकार की सारी बात क्यों ना मानी जाएगी, तुम्हारा 100 रुपए ने सिर्फ 26 रुपए लगाए ना। तो इन तरीकों को कहते हैं निजीकरण। निजीकरण का ये मतलब नहीं होता कि सरकार ने पूरी पूरी कंपनी बेच दी, सरकार अपना हिस्सा भी बेचेगी, उसे निजीकरण कहते हैं। यानी जब आप मेजोरिटी शेयर होल्डर से, जब आप बहुमत में आपका शेयर होल्डर था, उससे जब आप कम होते हैं, यानी 50 से अगर कम आपका शेयर होल्डिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कुछ कंपनियों का शेयर सरकार ने बेचा था, लेकिन पूरा नहीं बचा था, कुछ रखा हुआ था। तो सरकार वो अब सोच रही है कि वो बचा हुआ शेयर भी बेच देते, क्या करेंगे उस कंपनी का रख के। ये है वो न्यूज़। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। अब किस कंपनी का शेयर बेचा है, क्या किया है, ये सब आपको नहीं जानना, ठीक। ऐसे पढ़ने के लिए पढ़ लेना है, यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम लिखा हुआ है ये जैसे, लेकिन ध्यान रखिए नहीं पूछेगा। और मोदी गवर्नमेंट में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती कैसे कर रहे हैं आप, या उनके बारे में क्रिटिसिज्म कैसे कर रहे हैं। तो ये प्रदीप फॉस्फेट एक कंपनी थी सरकारी, हिंदुस्तान जिंक थी, बाल्को थी, यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये सबको बेचा था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। उसका कुछ हिस्सा उनके पास अभी भी था सरकार के पास, सरकार उस हिस्से को बेच रही है। और सरकार अभी भविष्य में देखिए एयर इंडिया को बेचना चाह रही है, भारत पेट्रोलियम को बेचना, जब भी मैं कहूँ तो 100% नहीं बेचना, अपना शेयर कुछ हिस्सा देना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर वाली कंपनी, नीलांचल इस्पात लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनियां, ये जिसमें सरकार क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या निजीकरण कर रही है। और ये काम जो 10 साल में होना था, कोविड की वजह से अब 2 साल में होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं होता तो अपन घर की संपत्ति तो बेचते हैं। अच्छा, अरे इसमें एक चीज और जान लीजिए, सरकार की जो ऐसी कंपनी जो बड़ी मुनाफे वाली कंपनी है, जो सरकारी लेकिन बहुत मुनाफा कमा रही, लेकिन सरकार उनको भी निजीकरण करना चाह रही है, नहीं बेचना चाह रही। मान लीजिए मेरे पास 1950 की मारुति कार है, जो कि दुनिया भारत में सिर्फ दो कारें हैं या एक कार है, 1950 की मारुति कार जो आज भी चलती है। तो इसकी मार्केट में कीमत बहुत होगी, हर कोई बोली लगा रहा है साहब ये कार हमको 50 लाख में दे दो, जबकि उस कार को मैंने मान लो 10,000 रुपए में खरीदा था 1950 में, लेकिन आपको कोई 50 लाख देना चाह रहा है एंटीक आइटम की, क्योंकि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ये जो हमारी कंपनी है गेल सेल भेल, ये बहुत प्रॉफिट वाली कंपनी है, तो इनका रेट बहुत ज्यादा है, इनका 1% ही बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा। तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ये बोल रही है कि जब हम इनको बेचेंगे, मान लीजिए हमने गेल गेल का 1% बेचा और उसका 1% मान लो 7,000 करोड़ रुपए हुआ, कितना हुआ, 7,000 करोड़ रुपए। तो ये पैसा ऐसा नहीं कि सरकार अपनी जेब में डाल लेगी, सरकार इन पैसों का एक ट्रस्ट बनाएगी, इन पैसों का एक ट्रस्ट बनाएगी, मतलब इन पैसों को एक ऐसे गुल्लक में डालेगी, इन पैसों को एक गुल्लक में डालेगी, और उस गुल्लक से जब पैसा निकला करेगा तो किस में लगेगा, हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, अधोसंरचना में लगेगा। मतलब सरकार का कहना है कि अगर हम अपनी प्राइवेट कंपनी, अपनी कंपनियां बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे का उपयोग हम अपने देश के इंफ्रा को बनाने में करेंगे, यानी रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सॉरी स्कूल कॉलेज नहीं बनाएंगे, मतलब इंफ्रा बनाएंगे, तो है ना, बिजली पानी सड़क ये सब बनाएंगे। तो सरकार इसके लिए एक ट्रस्ट बना रही है, और सरकार का ये कहना है कि इस ट्रस्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसा कब आएगा, जब मुनाफे वाली कंपनियों को हम बेचेंगे, क्योंकि मुनाफा कमा ही रही है। तो हर कोई खड़ा हो जाएगा अडानी अंबानी टाटा खरीदने के लिए कि भैया वाह यार मुनाफे वाली कंपनी है, इसको खरीद लेते हैं, तो उससे बहुत पैसा आएगा, और बहुत पैसा आएगा तो उस पैसे का हम एक ट्रस्ट बनाएंगे, और उस ट्रस्ट के नाम में क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना ट्रस्ट। और हम आम जनता से ही बोलेंगे कि आम जनता आप चाहे तो आप भी इस ट्रस्ट में पैसा लगाइए, जैसे पीएम केयर्स फंड में दान दीजिए, वैसे इसमें भी आप पैसा लगाइए, बाद में इसका कुछ ब्याज भी आपको मिलेगा। मतलब इस ट्रस्ट का म्यूचुअल फंड निकलेगा, बॉन्ड निकलेंगे, और जनता से बोला जाएगा आपको लगाना है तो आप भी लगा दीजिए। तो ये सरकार का एक स्कीम है, ये सोच है। क्लियर हो रही मेरी बात, रिप्लाई कर दो। यस सर। तो इस न्यूज में याद करने वाली बात क्या है, इन्वेट, ये याद करने वाली बात है, इन्वेट क्या है, ये याद करने वाली बात, ठीक। ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इस चीज से सरकार की अच्छाई नजर आ रही। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, सब कुछ नहीं पढ़ना, कचड़ा बहुत सारा मार्केट में है, ठीक। और थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो जो इन्वेट है, इसमें मिनिमम आप कितना मिनिमम कितना लगाना है आपको, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिनिमम लगाना पड़ेगा इस ट्रस्ट, मतलब ये इस ट्रस्ट का जो आईपीओ निकलेगा, कभी निकलेगा भविष्य में, तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, 10 लाख रुपए। तो ये तय बात है कि आम आदमी तो 10 लाख रुपए का लगा नहीं सकता, तो जो बड़े अमीर लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, या जो बिजनेसमैन है, या कोई कंपनी है, वो सब लगा सकती है इसमें। यानी मिनिमम सबसे कम कितना लगाना है, 10 लाख रुपए इसमें, ठीक।
और ये जब म्यूचुअल फंड है तो ये इसको कौन रेगुलेट करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये भी शेयर जैसे उसका ऊपर नीचे रेट होगा, कभी घाटा कभी फायदा, ये सब होगा। अरे यार ये क्या हुआ? ठीक, अगली न्यूज़ में चलते हैं। वायरस को लेकर न्यूज़ है। वायरस इस दुनिया में बहुत सारे फैल रहे हैं, सारे वायरस को हमें पढ़ना नहीं है। अगर वायरस को पढ़ना भी है तो वायरस में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहली चीज़, ये वायरस इंसानों से आया कि जानवर से? यानी ये जोनोटिक वायरस है क्या? जोनोटिक मतलब शब्द है जू, जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। तो जोनोटिक वायरस है क्या? पहले हमें ये जानना है। तो हाँ, ये जानवरों से फैलने वाला वायरस है। दूसरा, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ ये वायरस मिला? तो लोकेशन इसकी है गिनिया, गिनी नाम का देश है, ये इसकी लोकेशन है, गिनी नाम के। तीसरा, हमें ये जानना है ये जो वायरस है ये ह्यूमंस को इफेक्ट करता है क्या? यस। चौथा, हमें ये हर वायरस को पढ़ने में आपको ऐसे ही पढ़ना है। चौथा, आपको इसको जानना है कि कैसा कोई इलाज है क्या? इसका इलाज है नो, कोई इलाज नहीं है। पांचवा, इसको ये जानना है कि जब वायरस है हमको लगेगा तो हम मरेंगे या मौत होगी, इसे कहते हैं फैटेलिटी रेट। फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी रेट यानी कितना घातक है। तो ये 75 से 80% घातक है। मतलब अगर 100 लोगों को होगा तो 75 से 80 लोग तो मर जाएंगे, क्योंकि इसका इलाज तो है नहीं। वो तो फिर पानी पिला पिला के, अच्छी दवाइयां दे के, एंटीबायोटिक दे के आपको बचाने की कोशिश की जाती है। समय पे आ गए हो, ठीक है, तो मर जाओगे। ठीक, तो हमने ये जाना बार बार जो वायरस है जानवर से फैलता है, किस जानवर से फैलता है इसको मत जानो, क्योंकि ये बार बार चेंज होता रहता है। कभी बोलेंगे शुतुरमुर्ग से फैलता है, कभी बोलेंगे चिड़िया से फैलता है, कभी बोलेंगे चमगादड़ से फैलता है, हमें नहीं जानना, लेकिन ये जानवरों से फैलता है। दूसरा, हमने इसकी लोकेशन जानी कि मिला कहाँ? गिनिया। अगर मैं अफ्रीका बनाऊं, या आइसक्रीम जैसे आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये वाला जो कोस्ट है जिसे कहते हैं वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, उस देश का नाम है गिनी। गिनी, यहाँ पे जो पानी है उस पानी को भी कहते हैं गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी। तो इस देश में पहली बार ये मिला। तो वायरस तो भाई वायरस है, ऐसा तो नहीं एक देश में मिलेगा, तो इसके आसपास के जो बहुत सारे देश है यहाँ भी में फैला ही है। ठीक है, और लोगों को मार रहा है। कोविड-19 से नहीं मार रहा है, लेकिन मार रहा है। मतलब अगर हो गया आपको तो 75 से 80% चांसेस है कि आप मरेंगे, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, और ह्यूमंस को होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है तो रिप्लाई करो। बातें समझ में आ रही? यस सर। तो नाम मार्बर्ग, मार्बर्ग क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है। तो आप टिक मारेंगे वायरस, फिर कहाँ मिला, ये सब चीजें है ना। ज्यादा अंदर नहीं घुसना है वायरस के। वायरस, वायरस का भैया मेला लगा हुआ है, बहुत सारे वायरस मिलेंगे आपको। ठीक है, और पूरा अंदर नहीं पढ़ना है इसको कि ये किसकी फैमिली का है, इसका नाम क्या है, किस तरह का वायरस है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, नथिंग हैव टू स्टडी, क्योंकि ये भारत में नहीं आया है, और भारत में नहीं आया तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी कहीं भी सवाल आ सकता है कि क्या है, क्यों है, कहाँ फैला है, इसलिए पहली बार कहाँ मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब हमें नहीं जानना। लेकिन इतना जान लीजिए कि शुरू में जो वायरस हुआ करते थे ना, वो जिस शहर में मिलते थे उसके नाम से उस शहर के नाम से, जिस नदी के आसपास मिले उस नदी के नाम से उनका नाम होता था। लेकिन WHO ने क्या बोला कोविड-19 को लेकर? WHO ने क्या बोला? कोविड-19 को क्या हम वुहान वायरस बोल रहे हैं क्या? बताइए, क्या कोविड-19 को हम वुहान वायरस कहते हैं क्या? रिप्लाई करिए। नो सर। नो सर। लेकिन कहना चाहिए भाई, बहुत से वायरस ऐसे हैं जिनका नाम इबोला वायरस है। इबोला नाम की एक जगह है, ठीक है। अच्छा, जीका वायरस, जीका नाम की एक जगह है। तो हमने जगह के नाम से वायरसों के नाम दे के रखे हैं, लेकिन इसको वुहान वायरस क्यों नहीं कहा? क्योंकि WHO की अब गाइडलाइन आ गई है कि जो भी जिस भी बीमारी से पैंडेमिक होता है, पैंडेमिक मतलब दुनिया उससे त्रस्त हो जाए या मतलब ग्रस्त हो जाए, तो उसका नाम किसी शहर के नाम से नहीं रखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बदनाम तो शहर हो जाता है ना। इसलिए इसका नाम है कोविड-19। ठीक है, जैसे ये मारबर्ग है, ये एक जगह है, ठीक, जर्मनी का एक शहर है, वहां पे पहली बार ये मिला था। लेकिन अभी इसका आउटब्रेक कहाँ बोला, वहां पे हुआ, गिनी नाम के देश में हुआ है। इतना जानो, बाकी निकल चलो आगे। हमारे देश में जब आएगा तो अपने आप सब पढ़ लेंगे। वैसे हम चाहते नहीं कि आए, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका फर्टिलिटी रेट बता दिया है, इसका कोई इलाज नहीं है, जानवरों से इंसान में फैलता है, फैल रहा है। ठीक, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आदमी दुनिया का सबसे बदनाम आदमी हो चुका है इस समय, सबसे बदनाम आदमी। इससे अच्छा तो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, तो
और ये आदमी क्या होस्ट कर रहा है? डेमोक्रेसी समिट होस्ट कर रहा है, लोकतंत्र की समिट होस्ट कर रहा है, लोकतंत्र की। ठीक। और ये अमेरिका ही हर बार होस्ट करता है, क्योंकि अमेरिका अपने आप को मानता है दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया का पुराना लोकतंत्र, क्योंकि वहाँ पे संविधान लागू हो गए थे 1789 में, तब से लोकतंत्र है वहाँ पे। इसलिए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र समिट होस्ट करता रहता है, दुनिया को बताता रहता है कि लोकतंत्र लाओ, डेमोक्रेसी लाओ, मुझसे सीखो, ये वो। ये पीछे जो मैडम खड़ी हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, भारतीय मूल की हैं, लेकिन ये बचपन से ही अमेरिका चली गई थी। तो ये आदमी ने जो किया है अभी अफगानिस्तान में, और क्या डेमोक्रेसी कैसी तैसी हुई है, इसलिए इसकी न्यूज़ तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मत पढ़ो, कभी एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है। और ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, उनके देश में डेमोक्रेसी समिट हो रही, हमें क्या करना? ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, ये आपके काम की बिल्कुल नहीं है, फालतू की बातें हैं। ये अगली न्यूज़ में चलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो न्यूज़ है उसमें चलते हैं। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? आप लोगों ने पीथमपुर का नाम सुना है क्या? किसी ने कोई होनहार बच्चा जो पीथमपुर का नाम सुनाओ। सर मेरे घर के पास ही है। जी सर मेरे घर के पास ही है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीथमपुर, तो पीथमपुर आपके घर के पास है, तो बताओ यार पीथमपुर फेमस क्यों है? सर इंडस्ट्रियल एरिया, मतलब ज्यादा पास नहीं सर, मैं अंबेडकर नगर में रहती हूँ तो उसके पास है, मतलब नेक्स्ट एरिया वही लगता है। बहुत बढ़िया, आपने बोला इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बढ़िया। यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं जो कुछ बनाती हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, और यहाँ पे उत्पाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, और ये प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बिकते हैं, और बिकते हैं तो उससे ट्रेड इकोनॉमी प्रॉस्पर होती है, देश को पैसा मिलता है। अब देखिए, इस दुनिया में जो देश है, जैसे इंडिया की बात करो, इंडिया ग्राहक अच्छा, इंडिया के लिए मैं दो दो रोल बनाता हूं, ग्राहक और दुकानदार, ठीक, या उत्पादक। अब आप बताओ, आप भारत को कैसा देश बनाना चाहती हो? कि हमेशा ग्राहक रहे, दुनिया से हमेशा माल खरीदे, या दुनिया को माल बेचे? अब आप मुझको बताओ, इंडिया को कैसा देश बनाना चाहते हो? दुनिया को माल बेचे। बढ़िया, दुकान मतलब माल बेचे, इसका मतलब यहाँ की इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए, हमारे यहाँ सुई से लेकर एरोप्लेन बनना चाहिए, और सुई से लेकर एरोप्लेन बनना चाहिए, और ये जो माल है दुनिया भर में बिकना चाहिए, दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में बिके, दुनिया भर में बिके, दुनिया भर में बिके। यानी अल्टीमेटली हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, सरकार को कुछ ऐसा मतलब करना पड़ेगा जिससे हमारे देश का उद्योग बहुत अच्छा हो, लोग आतुर हो जाए, जॉब ना करें, एमपीपीएससी का फॉर्म ना भरे, यूपीएससी का फॉर्म ना भरे, फट बोले नहीं हमें हमें तो इंडस्ट्री खोलनी है, हमें तो कंपनी खोलनी है, हमें नौकरी नहीं करनी, हम ऐसा चाहते हैं कुछ। तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, इसका नाम है सेज। असल में ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था चाइना ने, दुनिया ने ये कॉन्सेप्ट चाइना को दिया। ये कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मैं पीथमपुर की बताता हूँ, पीथमपुर में आप जब जाएंगे ना, तो इसमें कुछ इलाकों का नाम है सेज। ये सेज 1 है, ये सेज 2 है, ये सेज 3 है। कहीं कहीं आप देखेंगे इसमें लिखा है सेज ऑटोमोबाइल, यहाँ पे मतलब ऑटोमोबाइल बनती है लेकिन सेज लिखा रहता है, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये कॉन्सेप्ट चाइना ने दुनिया को दिया। चाइना ने ये कहा कि हम अपने देश में कुछ ऐसे इलाके चिन्हित करेंगे जहां जो इंडस्ट्री लगेगी, जहां जो उद्योग लगेगा, तो उद्योग लगेगा तो क्या बनाएगा? उत्पाद या प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन ये उत्पाद या प्रोडक्ट देश में नहीं बिकेंगे, ये कहाँ बिकेंगे? विदेश में बिकेंगे। फिर से सुनना, ये कॉन्सेप्ट चाइना ने दिया। चाइना ने क्या बोला? अपने देश में ऐसे बहुत सारे इलाके बनाएंगे जहां पे हम फैक्ट्री खोलेंगे, और उस फैक्ट्री से बनने वाला सुई या एरोप्लेन कुछ भी बने, वो देश में नहीं बिकेगा, वो कहाँ बिकेगा? विदेश में बिकेगा। इससे क्या होगा? विदेश में जब बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पैसा वापस आएगा मेरे पास, और पैसा किस रूप में आएगा? विदेशी मुद्रा के रूप में आएगा। और विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? डॉलर। और जिसके पास जितना अधिक डॉलर है उतना वो मजबूत देश है, उसकी करेंसी उतनी मजबूत है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रिप्लाई करूं? यस सर। यानी हम कुछ ऐसा इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही, लेकिन वो स्पेशल है, यानी वो जो कुछ भी बनाएगा ना वो देश में नहीं बिकेगा, विदेश में बिकेगा। ऐसे जो भी इकोनॉमिक जोन है वो अधिकतर हमारे देश में समंदर किनारे हैं, क्योंकि समंदर के, और बहुत से देश के अंदर, ऐसे पीथमपुर तो देश के बीच में, मालनपुर हो गया, पीथमपुर हो गया, पन्ना का पुराना हो गया, बहुत सारे सेज है हमारे पास। लेकिन ध्यान रखिए, अगर पीथमपुर में आप एक इलाके में घूम रहे हैं, वहां पे लिखा है सेज ऑटोमोबाइल, मतलब इसके अंदर अगर लूना भी बन रही है या कार बन रही है, कि लूना हो या कार हो, ट्रक हो या बस हो, इस पीथमपुर के इस हिस्से में अगर बन रही है ना, तो ये भारत में नहीं बिकेगा, ये विदेश में बिकने के लिए बन रहा है, ये विदेश में बिकने के लिए बन रहा है। इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इससे क्या होता है? देश की इंडस्ट्री बूस्ट करती है बहुत तेजी से, और हमारा माल दुनिया भर में बिकता है। हम एक दुकानदार के रूप में जाने जाते हैं, ना कि ग्राहक के रूप में।
चाइना ने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया और धूमधाम से सेज बनाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सेज चाइना के पास है। इसका एक एग्जांपल है पीथमपुर बोल रहा हूँ। पीथमपुर हमारे एमपी का एक बहुत बड़ा सेज है। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही? बताइए। यस सर। यस सर। तो भाई अब आपको समझ में आ रहा है कि सेज बड़ी अच्छी चीज है और सेज की तो संख्या बढ़नी चाहिए, सरकार को उसमें और काम करना चाहिए। तो सरकार ने अभी बोला कि यार हम 30,000 करोड़ रुपए और लगाएंगे, देश में और सेज बनाएंगे, देश में और सेज बनाएंगे, देश में और सेज बनाएंगे। ठीक, देश में और सेज बनाएंगे। सर अभी कांडला को भी सेज बन, सेज में जैसे मान लीजिए मेरी, मान लो मेरी एक कोई भी चीज की बनाने की फैक्ट्री है, मान लीजिए मेरी ताला बनाने की फैक्ट्री है। मैंने सरकार से अप्लाई किया, सरकार जो मुझे सेज में जमीन दे दो, तो सरकार मुझको जमीन कम रेट में देगी, सरकार मुझ पर टैक्स कम लगाएगी, सरकार मुझ पर बहुत सारी छूटें दे देगी। बस ये बोलेगी तुम्हारा जो ताला है ना बेटा, ये तुम्हारा ताला भारत में नहीं बिकेगा, ये तुम्हारा ताला विदेश में बिकेगा। तो सरकार बहुत सारा ड्यूटी फ्री एरिया देती है, बहुत सारे टैक्स देती है और मानती है कि जो सेज वाला इलाका है ना, ये देश के अंदर होते हुए भी देश का नहीं है, विदेश है, क्योंकि यहाँ का माल विदेश जा रहा। तो सरकार ये मानती है और लोगों को भी ये मानना चाहिए कि ये विदेश है। जैसे पीथमपुर का वो हिस्सा विदेश मान लो, क्योंकि यहाँ का माल विदेश में बिक रहा है। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे देश में सेज बहुत कम है और जो है वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और चाइना धूमधाम मचा रहा है, दुनिया का लाला जी बना बैठा है चाइना। इसीलिए बना बैठा है, पिछले 20 साल में उसने सबसे ज्यादा सेज बनाए हैं और सक्सेसफुल सेज बनाए हैं। वहाँ सुई से लेकर एरोप्लेन बनता है। ठीक है, तो ये है सेज का कॉन्सेप्ट। सरकार ने बोला कि हम 30,000 करोड़ रुपए और लगाने वाले हैं और बहुत सारी और जमीन छोड़ेंगे जहाँ पे हम बहुत सारे और सेज बनाएंगे। ठीक है, ये है न्यूज। क्लियर हो गई? रिप्लाई कर दो। सर अभी कांडला को भी सेज बना है ना सर? अरे बहुत सारे सेज बनेंगे यार, बहुत सारे सेज बनेंगे। ठीक, हाँ बनाएगा कांडला भाई पोर्ट सिटी है, बिल्कुल बनाएगा। बहुत सारे सेज बनेंगे और बनाना ही चाहिए। हर जिले में सेज होना चाहिए, हर जिले में। ठीक है, देश के हर जिले में सेज होना चाहिए भाई। जिस जिले की जो खासियत है उससे जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है उसको सेज में डालो। मतलब नॉर्मल भी रखो लेकिन सेज में भी बहुत सारी फैक्ट्री रखो और वहां का माल दुनिया में बेचो। दुनिया के लाला जी बनना है हमको, ना कि दुनिया के ग्राहक बनना है। न्यूज क्लियर हो गई? आगे चले, रिप्लाई करो। यस सर। अगली न्यूज माइनॉरिटी के बच्चों के लिए है। माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक क्या होते हैं आपको पता है? नाम में लिखा है माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। इनकी संख्या अल्प है, इनकी संख्या कम है। हमारे देश में माइनॉरिटी तय होती है धर्म के नाम से। 6 धर्म है जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है। कौन कौन से धर्म है आप सभी को पता है। अब हमारे देश में आर्टिकल 29 और 30 स्पेशली बोलता है कि देश के जो माइनॉरिटी है उनके पास भी अधिकार है। क्या अधिकार है? आर्टिकल 29-30 ये बोलता है मेरे देश के माइनॉरिटी अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कोई भी विशेष काम कर सकते, कोई भी विशेष काम कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, बुरा मत मानना लेकिन समझने की बात कर रहा हूँ। जैन धर्म में एक धर्म है जिसे हम कहते हैं दिगंबर धर्म। दिगंबर धर्म में जो साधु संत है वो कपड़े नहीं पहनते। और हमारे देश में जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, इस देश में वो काम नहीं होगा जो मॉरलिटी के खिलाफ हो या नैतिकता के खिलाफ हो। तो नैतिकता ये नहीं कहती कि पब्लिक प्लेस में आप बिना कपड़े घूमें, लेकिन फिर भी अगर आप देखें, बहुत लोग ऐसा कहते हैं लेकिन मैं समझाने को बता रहा हूँ। फिर भी आप देखें कि जो श्वेतांबर हैं, सॉरी दिगंबर हैं, वो साधु संत जब निकलते हैं तो रोड को रुकवाया जाता है और वो निकलते हैं और वो पब्लिक प्लेस में भी बिना कपड़े के रहते हैं। तो आपके मन में ये आएगा यार सरकार एक तरफ कहती नैतिकता आड़े आएगी, नैतिकता आड़े आ रही थी तो सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश करवाया, नैतिकता आड़े आ रही थी, ट्रिपल तलाक को उसने बैन करवाया, तो इसको क्यों बैन नहीं कर रही? ये इसलिए क्योंकि जो जैन धर्म है ना वो माइनॉरिटी है। क्या है वो? माइनॉरिटी। और हमारे देश में आर्टिकल 29 और 30 इसलिए दिया गया है कि जो माइनॉरिटी है वो इस देश में अपने आप को अलग थलग ना समझे। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जिस देश में हिंदू मेजोरिटी में या कोई भी और धर्म मेजोरिटी में है तो वहां बाकी माइनॉरिटी धर्म तो डरे समय रहेंगे ना कि कल को हिंदू मेजोरिटी हम पे हावी ना हो जाए।
तो संविधान ने आर्टिकल 29 और 30 से गारंटी किया इनको कि आप अपने धर्म और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, और इसके आड़े सरकार नहीं आएगी, इसके आड़े मोरालिटी नहीं आएगी, इसके आरे मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति बोले कि भाई निर्वस्त्र होकर रोड में घूमना गलत बात है, लेकिन वो उनके धर्म की मतलब अभिन्न चीज है, दिगंबर धर्म की, और उनको धर्म, अपने धर्म को सिक्योर करना, अपनी संस्कृति को सिक्योर करना संविधान ने राइट दिया आर्टिकल 29-30 से, और इसलिए ये चीज अलाउ है। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई करो। यस। क्योंकि मेरे देश में अल्पसंख्यक अपने आप को डरा सहमा ना समझे, वो ये ना समझे कि मैं हिंदू देश में हूँ, कल को हिंदू मेरा धर्म बिगाड़ देंगे, मेरी संस्कृति बिगाड़ देंगे, ये सब, ये संवैधानिक राइट है। और ये जो संवैधानिक राइट है आर्टिकल 29-30, ये हमारे पास एक आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में बोलता है भेदभाव ना करें, भेदभाव ना करें, ठीक, भेदभाव ना करें, भेदभाव ना करें। तो यहाँ पे उसमें भी लिखा है 5 तरह के क्राइटेरिया है कि प्लेस ऑफ बर्थ, वर्शिप, कास्ट, कलर, क्रीड के हिसाब से भेदभाव ना करें। तो उसी आर्टिकल 15 में एक क्लॉज 5 है, 15(5), वो क्लॉज 5 स्पेशल डाला गया माइनॉरिटी के लिए, कि जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनके लिए माइनॉरिटी वाले अपना स्कूल खोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला ना कि 29 और 30 आर्टिकल बोलता है कि अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा कर सकें, इसके साथ अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करते हुए वो शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, वो शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं, और उस शिक्षण संस्थान में अपने धर्म से जुड़ी हुई चीज पढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुसलमानों का मदरसा देखा होगा, वहाँ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो क्योंकि वो इस्लामिक शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटी है और वो अपनी धर्म संस्कृति और शिक्षा, मतलब शिक्षा को, यानी अपनी तालीम को बचाए रखने का अधिकार उनको आर्टिकल 29-30 देता है। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जितने धर्म है, 6 माइनॉरिटी हैं, उनके अपने शिक्षण संस्थान चलते हैं। क्या चलते हैं? शिक्षण संस्थान। इस शिक्षण संस्थान में जैन है तो जैन ही भर्ती होगा, बौद्ध है तो बौद्ध ही भर्ती होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम ही भर्ती होगा। मतलब हिंदू बोले कि मुझे मदरसा में पढ़ना है तो उसको मना कर दिया जाएगा, मदरसा में आपको नहीं बुलाएंगे। लेकिन एक मुस्लिम को हिंदू स्कूल में अलाउ होगा, लेकिन मदरसा में हिंदू बच्चा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक सरकार ने एक अभी पता किया कि मेरे देश में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या हाल है, उनका क्या हाल है। तो मेरे देश में एक पूरा कमीशन है जो 2007 में बना है, इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द, मतलब मेरे देश में जो बालक है, बच्चे हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कमीशन बनाया गया। तो बच्चे तो हिंदू के भी हो सकते हैं, बच्चे तो मुस्लिम के भी हो सकते हैं, बच्चा तो बच्चा। लेकिन अगर मुस्लिम का बच्चा होगा तो वो कौन सा बच्चा होगा? माइनॉरिटी का होगा। अगर जैन का बच्चा होगा तो कौन सा बच्चा होगा? माइनॉरिटी का होगा। जैन का बच्चा माइनॉरिटी का होगा। और इनके पास स्पेशल अधिकार है कि अपने शिक्षण संस्थान पढ़ा सकते हैं, खोल सकते हैं, और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं। तो आर्टिकल 15(5) इसी बात को बोलता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो माइनॉरिटी धर्म है, वो अपने शिक्षण संस्थानों में भेदभाव कर सकते हैं। कैसा भेदभाव? मदरसा में हिंदू बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये भेदभाव है। लेकिन आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते आप। लेकिन यहाँ तो धर्म के नाम पे आप कर रहे हैं, मदरसा में आप हिंदू बच्चों को मना कर रहे हैं। वो इसलिए दिया गया आर्टिकल 15(5) में कि ये अपने धर्म को, क्योंकि माइनॉरिटी है, उनकी संख्या कम है, इस देश में अपने आप को सुरक्षित समझे, महफूज समझे, इसलिए आर्टिकल 15(5) में कहा गया है माइनॉरिटी के शिक्षण संस्थानों में वो भेदभाव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, क्योंकि मदरसा में हिंदू बच्चा अलाउ नहीं है, वो धर्म के हिसाब से मना किया जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ठीक है। तो बहुत सारे माइनॉरिटी बच्चे जो हैं वो अपने अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी और स्कूलों में पढ़ते हैं। जैनों का अलग स्कूल है, बौद्धों का अलग स्कूल है, सिखों का अलग स्कूल है, वहाँ पढ़ते हैं, नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ते। तो ये जो NCPCR है, इसने एक असेसमेंट किया देश भर में जो भी माइनॉरिटी स्कूल थे, यानी वो 6 धर्मों के स्कूल थे, वहाँ पे असेसमेंट किया और देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ये ढंग से पढ़ाई कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई का लेवल कुछ है भी कि नहीं। 2 दूनी 4 बोलते हैं, 2 दूनी 8 बोलते हैं, मतलब असेसमेंट किया कि दे आर गेटिंग द राइट एजुकेशन और नॉट। ठीक, तो असेसमेंट में इनको पता चला कि भैया स्थिति बड़ी दयनीय है, कुछ तो गड़बड़ है दया, स्थिति बड़ी दयनीय है। अब दयनीय है तो अब ये क्या कर सकता है? जबरदस्ती तो कर नहीं सकता कि भैया रहीम अब तो मदरसा में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि मदरसा में पढ़ाई नहीं होती, अब रहीम को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ोगे, नहीं, ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज को अधिकार देता है ये चीज, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स।
तो अब समस्या ये है कि हमने असेसमेंट कर लिया, हमें पता चला कि यहाँ के बच्चों की जो एजुकेशन लेवल है वो बड़ी दयनीय स्थिति में, इनको ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही, ढंग से ज्ञान नहीं आ रहा। ये एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये बातें कही है कि अभी फिलहाल हमारे देश में माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं, जो माइनॉरिटी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, दयनीय स्थिति है। बस इतना हमें अभी इस न्यूज़ में जानना है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? रिप्लाई करो। यस सर। यस सर। ठीक, अब किस राज्य में कैसी स्थिति वो आपको नहीं जानना, किस राज्य में कैसी स्थिति है आपको नहीं जानना। ठीक, और हमारे देश में माइनॉरिटी में सबसे बड़ी आबादी किसकी? मुस्लिमों की। सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन? नहीं, मुस्लिम। और इसकी एक स्ट्रक्चर कमेटी आई थी, 2005 में बनाई गई थी, और इस कमेटी ने बताया था कि देश में सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे, उस समय कहा था इसने कि देश में सिर्फ 4% मुस्लिम बच्चे ही ग्रेजुएशन कर पाते हैं। मतलब 100 बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर नहीं जाते उससे मतलब नहीं, लेकिन 4 बच्चे ही जो ग्रेजुएशन कर पाते हैं। अब देखिए, ग्रेजुएशन सिर्फ 4 मुस्लिम बच्चे कर पा रहे हैं, उनमें से कितने अधिकारी बनेंगे, कितने बिजनेसमैन बनेंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन बाकायदा ये संवैधानिक राइट्स है कि माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपने एजुकेशन कल्चर को सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए अपने माइनॉरिटी स्कूल चला सकते हैं। तो हम उनको मना नहीं कर सकते कि साहब आपके यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही तो अपना स्कूल बंद कर दो, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ये कमीशन का भी तो दायित्व है कि अपने देश के सारे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करे। तो समय समय पर रिपोर्ट निकालता रहता है, समय समय पर। मान लो मैं मदरसा का मौलवी हूँ, मेरे पास आएंगे, बोलेंगे साहब अपने मदरसा में आप थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ाइए ना साहब, अपने मदरसा में थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ाइए ना साहब। तो ये सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। मैं मौलवी हूँ अपने मदरसा का, मैं मानूं नहीं मानूं मेरे लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये कहानी है। क्लियर होगी बात? रिप्लाई कर दो। यस सर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 2-3 पैरा लिखा हुआ है यहाँ पे और आप सब बता नहीं रहे हैं सर, आप बचा रहे हैं। मन में सवाल आ रहा होगा 1-2 लोगों के, लेकिन फिर मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस बात से सरकार की बुराई हो या जिस बात से देश की बुराई हो, वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्या देश की एक तरह से निगेटिव इमेज जा रही है कि देश में माइनॉरिटी के बच्चे जो हैं उनको संवैधानिक अधिकारों की आड़ में या उनके पीठ पीछे संवैधानिक अधिकारों के चक्कर में बेचारे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, तो देश की छवि धूमिल हो रही। मान लो ये रिपोर्ट अगर यूएसए में बैठा हुआ जॉन पढ़ रहा होता तो वो बोलता ना कि इंडिया की यार मजा नहीं आया, इंडिया में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही। ऐसी न्यूज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या होता है, आर्टिकल 29 क्या बातें किया गया है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, मदरसे में कैसी पढ़ाई होती है, ये सब मैं बताया। जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इंटरव्यू में बोलने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब मैं बताऊंगा। फालतू बातें नहीं बताऊंगा। ठीक, फालतू बातें नहीं बताऊंगा। और इस तरह की पीडीएफ अगर सब कुछ मैं हटा दूं तो आप बोलेंगे सर आप दे क्या रहे हो, फिर इसलिए छपा है। लेकिन ठीक, ये एक न्यूज है, फालतू न्यूज है। चाइना अप्रूव्स फर्स्ट मिक्स्ड वैक्सीन ट्रायल। ये तो हमारे यहाँ भी हो रहा था यार, हो रहा था ना अभी 2 दिन पहले हमने देखा कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ऐड कर रहे हैं। बताइए याद है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो वो चाइना कर रहा है, यस कर रहे सर। दोस्तों, क्यों पढ़े हम चाइना की न्यूज? हटाओ। और WHO भी कह दिया भाई बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा यार, ये जो अभी जो डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है ये अब पुरानी वैक्सीन से मरेगा नहीं, भागेगा नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। सब देश अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये न्यूज है, पॉलिसी फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। ये बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, मुझे लगता है 15-20 मिनट लगेगा। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, इस टॉपिक को अपन अगली क्लास में देखेंगे। देखो मेरे देश में क्या है, आप थोड़ा सा मेरे देश का मैप देखो। ये मैं ऐसा छोटा बना दिया, ये घूमा घूमा घूमा, ये इधर से घूमा 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 घूमा, ये इधर से घूमा 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 घूमा, ये मेरा देश है। हर तरफ कोई ना कोई कंट्री है। एक ही कंट्री है जो बड़ी मजबूत है, जिसका नाम है चाइना। बाकी हर कंट्री जो है कमजोर है। मतलब चाइना के अलावा बाकी सब सारी जो कंट्री है उनका जीवन स्तर भारत से कमजोर ही है, यानी ठीक है। तो चाइनीज आदमी भारत तो आने से रहा क्योंकि वहां का जीवन स्तर हमसे अच्छा है। लेकिन पाकिस्तानी कभी कभी भारत आना चाहता है। भाई पाकिस्तानी मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम, पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम नहीं, पाकिस्तानी मतलब हिंदू भी हो सकता है। वो भारत आना चाहता है। बांग्लादेशी भारत आना चाहता है, म्यांमारी भारत आना चाहता है, भूटानी भारत आना चाहता है, नेपाली भारत आना चाहता है, यानी भारत आना चाहते हैं तो भारत में घुसते हैं। तो अगर प्यार से घुसोगे, पूछ के घुसोगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन जब बिना बताए बिना पूछे
गलत तरीके से घुसते हो तो हम आपको बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स यानी इलीगली आप मेरे देश में घुसे। माइग्रेंट मतलब आप कहीं और के निवासी हैं, कहीं और आए हैं, इसलिए आपको माइग्रेंट कह रहे हैं। बिहार के रामू बम्बई में फुल्की बेचते हैं तो ये बम्बई के लिए में माइग्रेंट है, लेकिन ये इंटरनल माइग्रेशन है, देश के अंदर ही है। लेकिन जब बाहर से कोई आ रहा है, वो इलीगली आ रहा है, तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। तो मेरे देश में अभी बांग्लादेशी, म्यांमारी, रोहिंग्या, ये नीचे यहाँ पे तमिल, इधर पे पाकिस्तानी जो बंटवारे के समय उसके बाद आए हैं। पाकिस्तानी जब भी कहूँ तो पाकिस्तानी मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, ध्यान रखना। पाकिस्तान में हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, पंजाब सब रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे देश में आ रहे हैं या रह रहे हैं, बहुत से आ भी रहे हैं और बहुत सालों से रह भी रहे हैं, लेकिन ये मेरे देश के नागरिक नहीं है, दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। तो मैं उनको क्या करूं, मैं उनका क्या करूं? बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप आ गए थे इलीगल माइग्रेंट्स के रूप में, वो बच्चे यहीं पैदा हुए, आज वो 25 साल के हो गए, आज वो 25 साल के हो गए, उनका बाप भी रिफ्यूजी था, वो भी रिफ्यूजी, टेंट में रह रहे थे, तंबू में रह रहे। क्या करें इनका? ये समाज की न्यूज़ है, सोसाइटी की न्यूज़ है। क्या करें इनका? इनको फेंक तो सकते नहीं है, मार भी नहीं सकते, देश का आधार कार्ड भी दे नहीं सकते इनको। क्या करें? क्योंकि ये रहेंगे, ये इन सब की संख्या, जितने मेरे देश में लीगल माइग्रेंट हैं, इतनी मोटे तौर पे आपके एमपी की जनसंख्या है, लगभग इतने इलीगल माइग्रेंट मेरे देश में रहते हैं। क्या करें इतने लोगों को? एक नया एमपी थोड़ी ना बना सकते हैं। ये रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, इनको जमीन चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या करें इनका? इसके लिए न्यूज़ है पॉलिसी ऑन इलीगल माइग्रेंट्स। इनके लिए क्या पॉलिसी है? तो इसको बताने के लिए मुझे थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा, उसके बाद वर्तमान में जो पॉलिसी वो बतानी पड़ेगी। तो ये कहानी अपन कल देखेंगे, लेकिन आप जानिए कि लगभग जितनी आपकी मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है ना, इतने इलीगल माइग्रेंट्स आपके देश में हैं, अभी हैं, वर्तमान में रह रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका जन्म यहाँ पे हुआ, मतलब मान लो बांग्लादेशी है, मान लो मेरे माँ बाप रिफ्यूजी थे, वो भाग के आ गए, सरकार ने उनको कुछ कागज पत्र नहीं दिया, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, आज मैं 25-30 साल का हो गया, मेरा असली वतन तो बांग्लादेश है, लेकिन मैं बांग्लादेश जा नहीं सकता क्योंकि बांग्लादेश में दिक्कत थी, तभी तो मेरे मम्मा बाप भाग के आए यहाँ पे, और भारत मुझको अपना नहीं रहा है। तो मैं कहाँ जाऊँ? 30 साल का हो गया मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ मैं? क्या ये बच्चा पीएससी भर सकता है, यूपीएससी भर सकता है? क्योंकि ये तो नागरिक ही नहीं है देश का, इसको तो कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग मेरे देश में, क्या करें हम उनका? समंदर में उठा के फेंक तो सकते नहीं है कि गोली मार दे तालिबानियों जैसे, करें क्या? ये कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो सर। हाँ पूछिए। सर इनकी जैसे आधार कार्ड हो गई, ऐसी आईडीज बनती है नहीं फिर? हेलो। हाँ, ये सारी कहानी ना परसों बताऊंगा जी जी थैंक कि यू। कहाँ से आए, कैसे आए, इनके साथ क्या क्या हो रहा है, नहीं सर, सरकार मेरा इनके। था कि हाँ अगर पूछिए। इनकी अपनी आईडी रहती है, आधार कार्ड, एक आधार एक पहचान, तो सर इनकी आईडीज होती है नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार कार्ड इज नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, यानी आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये नहीं बोल सकते मैं देश का नागरिक हूँ। ठीक है, तो आधार कार्ड बहुत लोग बनवा लेते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन आधार कार्ड बनवाने से देश के नागरिक नहीं होते। जब तक आप देश के नागरिक नहीं होते तब तक आपको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता। जब तक आप वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता तब तक पॉलिटिकल पार्टीज, नेता मंत्री आपका सुध नहीं लेते। ठीक है, और आप नागरिक नहीं है तो आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ड्यूटी फंडामेंटल ऑब्लिगेशन नहीं है। आप नागरिक नहीं है तो आप पीएससी यूपीएससी फॉर्म नहीं भर सकते। आप नागरिक नहीं है तो स्कूलों में एडमिशन नहीं हो सकता। आप नागरिक नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। आप नागरिक नहीं है तो मरे जी आपका इलाज नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ सर।